नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। आशाराम को 11 साल बाद मिली जमानत। मेटा को समन जारी करेगी भारत सरकार। घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 25,000। रक्षा मंत्री बोले पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा। 250 से ज्यादा ट्रेन और 50 से ज्यादा फ्लाइट लेट। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने बनाई नई पार्टी। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अपने ही आश्रम की शिष्या के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संत आसाराम की। आसाराम को 11 साल 7 महीने बाद पहली बार अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद आसाराम राजस्थान के मामले में राहत मिलने तक जेल से बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए उनके वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। आसाराम के वकील यशपाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने तक वे जेल से बाहर नहीं आ सकते। आसाराम की जमानत की याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उनकी जमानत को मंजूरी दी थी क्योंकि उन्हें इलाज की आवश्यकता थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए आसाराम को 31 मार्च 2025 तक की अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन इस दौरान उन्हें कई शर्तों का पालन करना होगा। इन शर्तों के अनुसार आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते और उन्हें मीडिया से भी दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा जमानत के दौरान उन्हें चिकित्सा उपचार करवाने के बाद 31 मार्च तक जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए नवंबर और दिसंबर में अंतरिम पैरोल भी दी थी, जिसमें उन्हें पुणे स्थित माधव बाग अस्पताल में इलाज करवाने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि आसाराम को 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस से गिरफ्तार किया था और तब से वे जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। अब 11 साल बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग के एक बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा कि कोविड-19 के बाद भारत समेत कई देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो दर्शाता है कि सरकारों पर जनता के विश्वास में कमी आई है। इस बयान पर अब भारत में विवाद खड़ा हो गया है। कल संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मार्क जुकरबर्ग के एक बयान को भारत विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि मेरी कमेटी इस गलती के लिए मेटा को समन जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मार्क जुकरबर्ग के एक बयान पर विरोध जताया था। उन्होंने एक्स पर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 2024 के चुनावों में 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ चुनाव लड़ा। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में अपने विश्वास की पुष्टि की। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में यह भी कहा कि महंगाई बढ़ने, महामारी से जुड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज और सरकारों ने कोविड-19 को हैंडल कैसे किया, इसकी वजह से लोगों का भरोसा घटा है। अगली खबर जनहित से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वालों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। ऐसे लोगों को अब 25,000 तक का इनाम मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान इस योजना का ऐलान किया। पहले ये इनाम केवल 5,000 था। सड़क हादसों में घायल लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये बदलाव किया गया है। योजना का लाभ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, जिला, शहर और यहाँ तक कि गांवों की सड़कों पर भी हादसे होने के शिकार लोगों की मदद करने वालों को मिलेंगे। दुर्घटना पीड़ितों के लिए सरकार 1.5 लाख तक की कैशलेस इलाज सुविधा भी प्रदान करेगी। यह सुविधा दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक उपलब्ध होगी। गडकरी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कंप्यूटरीकृत होगी ताकि मदद तुरंत मिल सके। ये कदम सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए उठाया गया है। इस कानून के तहत मददगार साबित हुए लोगों को कानूनी परेशानियों से बचाने की गारंटी दी जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि लोग कानूनी पचड़ों में फंसने से डरने के बजाय हादसे में शिकार हुए लोगों की मदद करेंगे। अब खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने पड़ोसी देश को आतंकवाद के प्रति उसके समर्थन के लिए कड़ी फटकार लगाई और साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि अखनूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की कोशिश को विफल कर दिया था। इतिहास में हुए सभी युद्धों में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर 1965 से ही अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है।
अब बात करते हैं मौसम की। देश भर में ठंड के प्रकोप से अब तक राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने आज 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार सहित 6 राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोहरे के कारण 12 राज्यों में 250 से अधिक ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। मौजूदा समय में उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। अगले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे के आसार हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी शून्य से होने से 19 उड़ानें डाइवर्ट, 24 रद्द और 144 उड़ानें विलंबित हुई हैं। 81 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें राजधानी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति, तेजस राजधानी, अमृतसर एक्सप्रेस और स्वराज एक्सप्रेस शामिल है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य होने से कम 6 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर में शीतलहर और भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में शीतलहर का असर बरकरार है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। नानौर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुग्राम और अंबाला में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी के चलते भिवानी और रोहतक के स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अंत में बात करते हैं पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने मुक्तसर में माघी मेले के अवसर पर नई पार्टी बनाने की घोषणा की। अमृतपाल ने पार्टी का नाम शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा है। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। सरबजीत सिंह खालसा के साथ अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह नई पार्टी की घोषणा कार्यक्रम में शामिल हुए। खालसा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक बेअंत सिंह के बड़े बेटे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमृतपाल और खालसा दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।